हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैसिव और एक्टिव इन्वेस्टिंग की एंड साथ साथ हम जो वॉरेन बफेट है उनकी जो बेट थी हेज फंड्स के अगेंस्ट वो भी देखेंगे। एंड साथ साथ वीडियो में जो भी यंगस्टर्स हैं ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए मैं वीडियो में एक होमवर्क भी दे रहा हूँ। आपको होमवर्क जरूर करना है एंड कमेंट सेक्शन में उसका आंसर भी जरूर डालना है, क्योंकि अगर आप ये होमवर्क करते हैं तो इससे आपको काफी अच्छी इंसाइट्स आ सकती है। तो पहले हम बात करते हैं कि वॉरेन बफेट की क्या बेट थी हेज फंड्स के अगेंस्ट। तो 2008 में वॉरेन बफेट ने बेट करा, एक हेज फंड था वहां पे, उनके साथ उनकी ये बेट हुई कि अगर वॉरेन बफेट इंडेक्स फंड के अंदर पैसा डालते हैं, माने ऐसा एक फंड जो S&P 500 का जो वहां जो इंडेक्स है यूएसए के अंदर, जो बेसिकली जो पूरी मार्केट की परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करता है, तो वॉरेन बफेट ने कहा कि हम लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे। मेरा जो हेज फंड था उसने फंड्स ऑफ फंड में इन्वेस्ट करा, माने ऐसे फंड के अंदर इन्वेस्ट करा जो आगे से 5 हेज फंड मैनेजर्स खुद ही सिलेक्ट करके इन्वेस्ट करता। तो जो उनकी बेट थी वॉरेन बफेट की, तो इंडेक्स फंड पे थी। तो वॉरेन बफेट शुरू से ये बोलते हैं कि जो एक्सपेंस रेशियोज हैं आपको उसमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि एक्सपेंस रेशियोज मैटर अलॉट। तो जब बेट स्टार्ट हुई 2007-8 में, तो उस टाइम पे मार्केट क्रैश हुई। तो जब मार्केट क्रैश हुई तो उस टाइम पे जो हेज फंड्स थे, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से हेज थे, तो हुआ क्या कि इंडेक्स फंड की परफॉर्मेंस जो मार्केट है उनसे गंदी थी। बट 2011-2012 तक क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जो इंडेक्स फंड्स है उनकी परफॉर्मेंस बेटर होने लगी। अब ऐसा क्यों होता है? वन ऑफ द मेजर रीजंस इज फीस, क्योंकि जो हेज फंड्स होते हैं इनकी जो एक्सपेंस रेशियोज होती है ये काफी ज्यादा रहती है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, 2017-2018 में जब ये बेट एंड हुई, तो जो इंडेक्स फंड्स हैं इनका CAGR कुछ 7% के आसपास था, माने जो S&P 500 है। वेराज जो हेज फंड्स थे या जो फंड्स ऑफ फंड थे उनका जो CAGR था वो कुछ 2.2% के आसपास था। तो ऑलमोस्ट इंडेक्स फंड्स ने जो हेज फंड्स थे उनको ऑलमोस्ट 4.8% से बीट करा। जैसा कि हम यहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते हैं, तो इंडेक्स फंड का जो एब्सोल्यूट रिटर्न था 9 इयर्स में फ्रॉम 2008 टू 2016 कुछ 85.4% के आसपास था। माने अगर किसी ने 1 रुपी इन्वेस्ट करा होता तो तो बेसिकली 1 रुपी 1.85 रुपीज के आसपास हो जाता। वेराज अगर आपने सेम 1 रुपी जो हेज फंड है उनके अंदर इन्वेस्ट करा होता तो उसका अमाउंट इंडेक्स फंड से काफी कम रहता, क्योंकि जो हेज फंड था वो फंड्स ऑफ फंड में इन्वेस्ट करा था। माने जो हेज फंड है आगे से जो फंड्स है उनमें इन्वेस्ट करा था, तो इसको हम FOF फंड्स कहते हैं वैसे। तो फंड ए का परफॉर्मेंस एब्सोल्यूट सिर्फ 8.7% था, फंड सी का सिर्फ 63% था, फंड डी का सिर्फ 2.9% था, फंड डी का सिर्फ 7.5 था। फिर जो हेज फंड का ऑन एन एवरेज टोटल में जो गेन था वो सिर्फ 22% का था। माने अगर 1 रुपी लगाया था तो 1 रुपी का सिर्फ 1.22 रुपीज होता। तो इसका पर्पस क्या है कि वन ऑफ द मेजर रीजंस इज कि जो फीस और एक्सपेंस रेशियोज होती हैं तो इनसे काफी इंपैक्ट आता है। एंड सेकेंडली, लंबे समय में इंडेक्स को बीट करना मुश्किल होते जाता है एक्टिव इन्वेस्टिंग के लिए। तो इसके साथ साथ हम एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग का जो मतलब है वो भी समझते हैं। तो एक्टिव इन्वेस्टिंग किस तरीके की इन्वेस्टिंग होती है? तो एक्टिव इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं कि जो हम बेसिकली जो इंडेक्स है उसको बीट करेंगे। एंड जो एक्टिव इन्वेस्टिंग होती है इसमें एक फंड मैनेजर होता है जिसके पास पूरी प्रोफेशनल रिसर्च टीम होती है, क्योंकि उसके पास पूरी टीम होती है। उसके कॉस्ट भी थोड़े हाई होते हैं क्योंकि फंड का मार्केटिंग कॉस्ट होता है, एवरीथिंग इज बेसिकली लिंक टू इट, तो इस वजह से उसकी फीस थोड़ी सी हाई होती है। एंड साथ साथ जो एक्टिव फंड्स होते हैं इनके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आती है एंड इनका प्राइमरी पर्पस होता है जो इनका बेंचमार्क है इसको बीट करना है। फिर जो सेकंड टाइप ऑफ फंड्स होते हैं ये पैसिव फंड्स होते हैं। पैसिव फंड्स क्या कहते हैं? बेसिकली हम बेंचमार्क या किसी चीज को बीट नहीं करेंगे, हम बेंचमार्क को एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर लेंगे। रेप्लिकेट माने जैसा बेंचमार्क है वैसा ही बन जाएंगे। एक सेइंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि व्हेन द डम मनी रियलाइजेस इट्स ओन लिमिटेशन इट सीजेस टू बी डम मनी। माने जब जो डम मनी है अपनी खुद की जो लिमिटेशंस है उसको रियलाइज कर लेते हैं तो इट सीजेस टू बी डम मनी। वो डम मनी नहीं रहता, वो एक्चुअली में जो स्मार्ट मनी है वो बन जाता है। स्मार्ट मनी क्यों? सपोज करते हैं जो इंडेक्स फंड्स है, अगर आप बेंचमार्क को रेप्लिकेट कर रहे हैं तो एक्टिव फंड्स में क्या चीज है कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियोज थोड़ी हाई होती है, वैसे इंडेक्स फंड में जो एक्सपेंस रेशियो का उसका कोई कॉस्ट ही नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडेक्स फंड के अंदर जो मेन चीज होती है, यहाँ पे आप इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं तो आपको कोई फंड मैनेजर नहीं चाहिए, कोई आपको टीम नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या रहती है कि इंडेक्स फंड में आपको क्या चीज चेक करनी है कि इंडेक्स फंड में ट्रैकिंग एरर कितना है। अगर ट्रैकिंग एरर इंडेक्स फंड के अंदर काफी ज्यादा हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो अंडरलाइंग बेंचमार्क है वो उसको अच्छे से ट्रैक नहीं कर पा रहा। ट्रैक नहीं कर पा रहे का मतलब क्या है कि तो बेसिकली अगर इंडेक्स फंड एक बेंचमार्क को रेप्लिकेट करता है तो उसका जो रेप्लिकेशन है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ट्रैकिंग एरर रहता है। अगर ट्रैकिंग एरर थोड़ा ज्यादा होता है तो वो एक इंडेक्स फंड का जो कौन है वो भी बन सकता है कि इंडेक्स फंड की खराब चीज हो सकती है।
इंडिया के अंदर देखते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप्स के इंडेक्स फंड्स हैं। तो यहाँ तक ऐसे इंडेक्स फंड्स हैं जो सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं, जो माने इंडिया की टॉप 30 कंपनीज अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। फिर ऐसे इंडेक्स फंड्स हैं जो पहली निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं, माने जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। फिर ऐसे इंडेक्स फंड्स हैं जो निफ्टी नेक्स्ट 50 को ट्रैक करते हैं, माने 50th के बाद से लेके जो 51st से लेके 100 तक कंपनी है उनको भी ट्रैक करते हैं। फिर ऐसे भी इंडेक्स फंड्स रिसेंटली लॉन्च हुए हैं जो निफ्टी 250 को ट्रैक करते हैं, माने जो पहली 250 कंपनीज हैं उनको ट्रैक कर रहे हैं। देन ऐसे भी इंडेक्स फंड्स हैं जो इंटरनेशनली ओरिएंटेड है। अगर हम बात करते हैं नैस्डैक की, तो जो ये इंडेक्स है नैस्डैक का, तो बेसिकली यूएस में एक इंडेक्स है जो आई थिंक टॉप 100 जो टेक कंपनीज है उनका इंडेक्स है। तो इंडिया से भी ऐसे फंड आ गए हैं जिनके थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ऐसे इंडेक्स फंड्स में, तो ये आपका सीधा जो मनी है वहां पे इन्वेस्ट होता है। तो फर्स्ट कमिंग टू द फर्स्ट फंड दैट इज द सेंसेक्स फंड्स। तो यहाँ पे हमें एक चीज क्या इंपॉर्टेंट देखनी है इंडेक्स फंड्स के केस में कि यहाँ पे एक ट्रैकिंग एरर कितना है, एंड सेकेंडली हमें क्या देखना होता है कि ये जो इंडेक्स फंड्स हैं इनका एक्सपेंस रेशियो कितना रहता है, क्योंकि एक्चुअली में पर्पस क्या है कि आप मार्केट को खरीद रहे हैं। तो पहला अगर हम यहाँ पे सेंसेक्स के फंड को देखते हैं तो पहला यहाँ पे सेंसेक्स का फंड आता है बाय निपॉन, जिसका एक्सपेंस रेशियो कुछ 0.15% के आसपास है। आई थिंक सेंसेक्स के अंदर सबसे ज्यादा लोवेस्ट एक्सपेंस रेशियो इसी का था। साथ साथ अगर हम सेंसेक्स के और भी फंड्स देखते हैं तो जो इसका भी एक फंड आता है टाटा इंडेक्स सेंसेक्स फंड, तो यहाँ पे 0.81% के आसपास है। सेकंड फंड एक इसका भी आता है HDFC AMC का, जहाँ पे 0.2% के आसपास एक्सपेंस रेशियो है। अगर हम निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो पहला फंड आता है IDFC का, जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.17% के आसपास है। सेकंड फंड आता है UTI का। UTI का एक्सपेंस रेशियो कुछ टाइम पहले सिर्फ 0.1 होता था, जो बढ़ के ऑलमोस्ट 0.2 के आसपास आ गया। सिमिलरली अगर हम HDFC की बात करते हैं जो उनका निफ्टी फंड है, तो वहां पे भी एक्सपेंस रेशियो पहले सिर्फ 0.1 टू 0.05 के आसपास था, बट वो एक्सपेंस रेशियो भी बढ़ के 0.2 के आसपास आ गया। तो ये तो एक्सपेंस रेशियोज देखना बहुत जरूरी है। एंड ये जितने भी एक्सपेंस रेशियोज हैं, जितने भी इंडेक्स फंड्स का एनालिसिस है, हमने एक एक्सेल शीट के अंदर डाल के आपके लिए जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मेंशन कर दिया है, ताकि आप इजिली जितने भी इंडेक्स फंड्स हैं उनकी जो एक्सपेंस रेशियोज है आपको इजिली एनालाइज कर पाए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि क्या इंडिया के अंदर पैसिव इन्वेस्टिंग वर्क भी करती है या नहीं करती। मैं तो ये मानता हूं कि अगर एक्टिव इन्वेस्टिंग इंडिया में अच्छे से करी जाए तो एक्चुअली में इंडिया में अभी भी एक्टिव इन्वेस्टिंग ऑफर्स अल्फा। बट धीरे धीरे क्या हो रहा है कि क्योंकि एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको इकोनॉमिक्स का भी है, बिजनेस का भी है, जो आपको यहाँ पे भी समझना चाहिए कि इंडिया के अगर हम फार्मा एक्सपोर्ट्स को देखते हैं, IT एक्सपोर्ट्स को देखते हैं, केमिकल एक्सपोर्ट्स को देखते हैं, तो इंडिया की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अच्छा क्यों करती है? बिकॉज वी आर दी लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स। तो लॉन्ग रन में इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जो लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर होता है ही ऑलवेज विंस, राइट? सिमिलरली इंडेक्स फंड्स के केस में क्या होता है, या फिर अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो लॉन्ग रन में अगर हम एक्टिव जो म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करते हैं इंडेक्स फंड्स के साथ, तो एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है कि इंडेक्स फंड्स आर एक्चुअली द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर। क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एक्सपेंस रेशियो है ये तो है ही सबसे सस्ती, क्योंकि आप कोई फंड मैनेजर को हायर नहीं कर रहे। इवन दो मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि अगर अगर आप किसी अगर अच्छे से सिलेक्ट करते हैं एक्टिव फंड मैनेजर को, तो वहां पे भी एक इंटरेस्टिंग चीजें हो सकती हैं, क्योंकि इंडिया में अभी भी अल्फा जनरेशन पॉसिबिलिटी तो है, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक धीरे धीरे अल्फा जनरेशन कम होता जाएगा। तो ये तो मेरा नैरेटिव था, पर क्या मेरे पास डेटा है इसको सपोर्ट करने के लिए? द आंसर इज यस। तो यहाँ पे हम डेटा चेक करते हैं, एंड अगर हम डेटा देखते हैं तो दिस इज अ केस स्टडी डन बाय S&P डाउ जोन्स इंडिसेस कि इंडिया में जो इक्विटी लार्ज कैप कैटेगरी है, माने S&P BSE 100 जो है, माने पहली 100 कंपनीज, वहां पे अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न्स के बेसिस में देखें, सो परसेंटेज ऑफ फंड्स बीइंग आउट परफॉर्म बाय द इंडेक्स, तो 1 ईयर में इट इज 86%, 5 ईयर में इट इज 82%, 3 ईयर में भी 86% है, एंड 10 ईयर में भी 66% के आसपास है। माने एक इंडेक्स फंड एक लार्ज कैप फंड को ऑलमोस्ट 66% ऑफ द टाइम्स आउट परफॉर्म कर देता है। सेकेंडली अगर यहाँ पे और एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो सेकंड अगर हम जो BSE 200 है उसको देखते हैं, तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस घट के 10 इयर्स में 48% के आसपास आ जाती है। Whereas अगर हम इक्विटी मिड एंड स्मॉल कैप को देखते हैं जो BSE 400 है, तो यहाँ पे जो आउट परफॉर्मेंस है लास्ट 5 इयर्स में तो 70% है, पर लास्ट 10 इयर्स के अंदर ऑलमोस्ट 40% के आसपास है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर इंडिया में या फिर वर्ल्ड में ही अगर जो पैसिव इन्वेस्टिंग है वो बढ़ते जाती है, तो एक्चुअली में जो एक्टिव इन्वेस्टिंग है उसका शायद से जो रोल है वो डिक्लाइन हो सकता है। बट एक्टिव इन्वेस्टिंग के जो रिटर्न्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड घटते जा रहे हैं एज कंपेयर टू द इंडेक्स, जैसा हम यहाँ पे देख भी सकते हैं।
एंड सेकेंडली अगर हम इंडिया में कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया में भी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो पैसिव फंड्स हैं इनका रोल बढ़ते जा रहे हैं इंडियन मार्केट्स के अंदर। माने इनकी जो पार्टिसिपेशन है ये बढ़ते जा रही है थ्रू पब्लिक, जो मतलब जो पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं इनका भी, एंड साथ साथ जो ईपीएफओ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है वहां से भी जो निफ्टी एंड सेंसेक्स के अंदर काफी पैसा आ रहा है। सो अगेन वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नोटिस। एक और अगर हम यहाँ पे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं तो इंडेक्सेस बने ही क्यों, तो यहाँ पे जो जॉन बॉगल है ही इज नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडेक्स इन्वेस्टिंग। तो उन्होंने यहाँ पे एक बुक भी लिखी थी। तो उस बुक के अंदर एक की कॉन्सेप्ट क्या था कि इंडेक्स फंड्स एलिमिनेट द रिस्क ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक्स, मार्केट सेक्टर्स एंड मैनेजर सिलेक्शन, ओनली द मार्केट रिस्क रिमेन्स। ये बताते हैं कि अगर आप एक नो नथिंग इन्वेस्टर हैं तो आपको एक्टिवली जाके फंड मैनेजर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी द मार्केट। बी द मार्केट माने कि जो मार्केट के इंडेक्स हैं आप उसी का पार्ट बन जाओ, क्योंकि लंबे समय में जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ तो होती रहेगी एंड जो निफ्टी है उसकी अर्निंग्स ग्रोथ आते रहेंगी, तो लंबे समय में आपका भी पोर्टफोलियो विल एक्चुअली डू वेल। जैसा हमने डेटा में देखा कि 60 to 70% ऑफ लार्ज कैप फंड्स तो एक्चुअली बीट हो रहे हैं, तो एक्चुअली में आप 70% ऑफ द लार्ज कैप फंड्स को सिर्फ इंडेक्स फंड्स पिक करके ही बीट कर सकते थे। अब यहाँ पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है जो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा कि अगर हमने बात करी कि इंडेक्स फंड में देखना चाहिए, वैसे एक्टिव फंड के भी मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, एक्टिव फंड से भी इंडिया में एटलीस्ट जो मतलब जो इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट है उसका पेनिट्रेशन तो इंक्रीज हो ही रहा है। बट यहाँ पे एक और क्या कॉन्सेप्ट आता है कि लंबे समय में मार्केट की जो रिटर्न्स है वो किससे ड्राइव होती हैं। तो यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर हम S&P 500 के रिटर्न्स को देखेंगे तो 1990s की जो डेकेड थी उसमें 4.7% जो S&P 500 की रिटर्न्स थी, माने अभी हम बाहर के इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जो वहां के इंडेक्स की बात कर रहे हैं यूएसए की, जहां पे जो टॉप 500 कंपनीज आती हैं, तो वहां पे 1990s में जो रिटर्न्स थी वो उसमें से 4.7% अर्निंग्स ग्रोथ थी एंड 3.5% जो डिविडेंड्स है उनसे आया था। तो पूरे इंडेक्स का रिटर्न था 8.2% CAGR, जिसमें से 4.7% रिटर्न्स जो आई थी वो अर्निंग्स ग्रोथ की वजह से आई थी। अर्निंग्स ग्रोथ माने जो कॉर्पोरेट्स है उनकी प्रॉफिट ग्रोथ की वजह से। एंड ओवर द डेकेड्स अगर हम चेक करते हैं तो 1940s में बेसिकली जो 9.9% रिटर्न है वो अर्निंग्स ग्रोथ से आई थी एंड जो रिमेनिंग रिटर्न है वो डिविडेंड से आई थी। एंड साथ साथ 1960s में 5.5% रिटर्न जो अर्निंग्स ग्रोथ से आई थी एंड बेसिकली 3.1% रिटर्न जो डिविडेंड से इससे आई थी। एंड यहाँ पे अभी हम जो पी री रेटिंग है उस कॉन्सेप्ट को नहीं कंसिडर कर रहे, बट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ इस डेटा के थ्रू कि जो अर्निंग्स और डिविडेंड्स कॉर्पोरेट्स देते हैं वो इंडेक्स का पार्ट होते हैं। एंड इंडेक्स में एक अच्छी चीज और क्या है कि इंडेक्स के अंदर सर्वाइवरशिप बायस तो होती ही होती है। तो इंडेक्स में एक अच्छी चीज क्या होती है कि जैसे जैसे जो खराब कंपनीज खराब करते जाती हैं उनको इंडेक्स से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम 1978 के सेंसेक्स को देखेंगे तो दैट इज ड्रास्टिकली डिफरेंट। आज का सेंसेक्स और 1978 के सेंसेक्स में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, काफी ज्यादा डिफरेंस है। जैसे एशियन केबल्स करके कंपनी होती थी सेंसेक्स में जो आज नहीं है, जो सेंचुरी टेक्सटाइल्स है वो एक टाइम पे सेंसेक्स का पार्ट होता था। क्रॉम्पटन ग्रीव्स भी सेंसेक्स का पार्ट होता था। यहाँ तक जो हिंदुस्तान मोटर्स है दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ सेंसेक्स जो आज नहीं है। इन साथ साथ अगर हम यहाँ पे एक और कंपनी देखते बाय द नेम ऑफ क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ये भी सेंसेक्स का पार्ट होता था 1978 में, जो आज ये पार्ट नहीं है। तो सेंसेक्स में चर्न होते रहता है कि सेंसेक्स में न्यू कंपनीज आती हैं एंड जो खराब कंपनीज हैं उनको निकाला जाता है। तो दिस इज अ ट्रिविया क्वेश्चन फॉर यू। रिसेंटली सेंसेक्स के अंदर क्या चर्न हुई थी, कौन सी कंपनी को बाहर निकाला गया था एंड उसकी जगह कौन सी कंपनी आई है। सिमिलरली निफ्टी के अंदर क्या चर्न हुई थी, निफ्टी से किस कंपनी को निकाला गया एंड कौन सी निफ्टी के अंदर कंपनी आई है। तो यहाँ पे हम एक बार वॉरेन बफेट की वीडियो देखते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। So this time I went back actually to 1942 when I bought my first stock as an illustration of all the things that have happened since 1942. We've had 14 presidents, 7 Republicans, 7 Democrats. We've had world wars. We had 9/11. We had the Cuban Missile Crisis. We have all kinds of things. The best single thing you could have done on March 11th, 1942, when I bought my first stock, was just buy an index fund and never look at a headline, never think about stocks anymore, just like you would do if you bought a farm. You just buy the farm and let the tenant farmer run it for you. And I pointed out that if you'd put $10,000 in an index fund that reinvested dividends, and I paused for a moment to let the audience try and guess how much it amount to,
and it would come to $51 million now. And the only thing you had to really believe in then is that America would win the war and that America would progress as it has ever since 1776, and that American business, if America moved forward, American business would move forward. You didn't have to worry about what stock to buy. You didn't have to worry what day to get in and out. You didn't know the Federal Reserve would exist, whatever it might be. And America works. तो हमें यहाँ पे क्या बताते हैं कि यूएस के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 होगी, वर्ल्ड वॉर 2 होगी एंड इतने सारे इवेंट्स हो गए, बट इंडेक्स तो हमेशा ऊपर ही जाते रहते हैं. तो इंडेक्स फंड एक जो नो नथिंग इन्वेस्टर है, एक्चुअली में उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको जो एक्टिव जो मैनेजर्स हैं उनको नहीं ढूंढना कि इनमें से कौन अच्छा करेंगे या कौन गंदा करेंगे, एंड साथ साथ आपको वो एक्सपेंस रेशियोज नहीं देनी. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है कि निफ्टी की जो ईपीएस है वो कितना है, माने निफ्टी की अर्निंग्स पर शेयर कितनी है, माने कि पर यूनिट ऑफ निफ्टी कितना अर्निंग्स पर शेयर है उसका. कि जैसे अगर आज निफ्टी 18,300 है तो वो तो उसका प्राइस है, पर उसका अर्निंग्स कितना है, ये मैं आपको इस सेशन के अंदर निकालनी भी सिखाऊंगा, और ये मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट पे जाके आप निकालेंगे, एंड ये होमवर्क आप सबको करना पड़ेगा. तो लंबे समय में अगर मैं आपको यहाँ निफ्टी के ईपीएस का चार्ट दिखाता हूँ, दैट इज अर्निंग्स पर शेयर निफ्टी का, तो 1998 में 84 रुपीज के आसपास था, whereas 1999 में 71 रुपीज के आसपास था, जो 2002 में भी 78 रुपीज के आसपास था. तो इसका क्या मतलब है कि इन 4-5 सालों के बीच में निफ्टी के ईपीएस की ग्रोथ नहीं हुई. ऐसा क्यों हो सकता है कि शायद से पहले बहुत स्ट्रांग बूम आया हो, या इस टाइम पे इकोनॉमी के अंदर जो एक बबल है शायद से बर्स्ट हुआ हो. पर 2002 से लेके 2008 तक अगर हम डेटा देखते हैं तो इसको हम एक्चुअली में बुल रन कहते हैं, कि बुल रन दिखती कैसे है. तो जो 2002 से लेके 2008 के बीच का डेटा है, 78 रुपीज से निफ्टी का जो ईपीएस है 261 रुपीज चला गया. दैट इज निफ्टी का जो अर्निंग्स पर शेयर है वही ट्रिपल हो गया. एंड इस टाइम पे निफ्टी की जो पी रेशियो है वो भी एक्सपैंड कर गई, जिस वजह से निफ्टी इटसेल्फ बिकेम अ मल्टी बैगर इन अ पीरियड ऑफ 4 to 5 years. जब इंडेक्स मल्टी बैगर बनता है तो जस्ट इमेजिन जो उसके अंदर स्टॉक्स होते हैं उनके साथ क्या होता है. अभी सेंसेक्स 30-35 हजार से 60-62,000 तक आया है, एंड साथ साथ जो निफ्टी है उसका आई थिंक 8,000 9,000 से 18,000 तक आया है. इवन दो निफ्टी हैज डबल्ड, बट मेनी ऑफ द स्टॉक्स हैव बिकम मोर देन 5 to 6 times. क्योंकि इंडेक्स का तो इतना ग्रोथ रहता है, बट कभी कभी जो और फास्ट ग्रोइंग कंपनीज होती है उनका ग्रोथ और भी फास्टर रहता है. बट 2008 से लेके अगर हम 2014-2015 तक देखते हैं तो उस टाइम पे ज्यादा अर्निंग ग्रोथ नहीं आई. 2008 में 261 रुपीज था निफ्टी का ईपीएस, जो 2014 में 405 रुपीज के आसपास आया. एंड 2020 तक एक्चुअली में लास्ट 5-6 ईयर्स में 2013 से लेके 2019 तक बात करूं मैं, तो निफ्टी के ईपीएस में कोई ग्रोथ नहीं थी. एंड निफ्टी का जो रिटर्न भी था वो काफी ज्यादा स्लगिश रहा था इस पीरियड में. ऐसा क्यों था? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर ही ज्यादा ग्रोथ नहीं आ रही थी. बट 2019-2020 में पैंडेमिक के बाद इकोनॉमी की फॉर्मलाइजेशन भी हुई है, एंड साथ साथ अब निफ्टी का कंसोलिडेटेड ईपीएस लिया जा रहा है. कंसोलिडेटेड ईपीएस का क्या मतलब है कि पहले निफ्टी की जो सब्सिडरीज हैं, माने जो कंपनीज हैं निफ्टी के अंदर, उनका स्टैंड लोन प्रॉफिटेबिलिटी थी, सिर्फ उनका जो ईपीएस है वो लिया जाता था. बट अब कंसोलिडेटेड ईपीएस लिया जाता है. बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो सपोज करते हैं अगर टीसीएस की जैसे सब्सिडरीज हैं, तो जो सब्सिडरीज है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कंसिडर नहीं होगी, टीसीएस की स्टैंड अलोन बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी कंसिडर होगी. बट 2019-2020 के बाद ये जो पैरामीटर्स हैं चेंज कर गए अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट करने के. तो अब जो अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट होती है तो जो कंसोलिडेटेड ईपीएस है उसको इंक्लूड करके होती है. तो इस वजह से यहाँ पे हमें निफ्टी के ईपीएस में जंप दिख रहा है, पहला रीजन. सेकेंड रीजन क्या है कि अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग आ रही है इस टाइम पे. आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर में निफ्टी की मोर देन 15 to 20% अर्निंग्स ग्रोथ के आसपास थी. इस वजह से अभी जो हमें निफ्टी में राइज दिखे, तो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि और भी ज़्यादा कि ऑलमोस्ट मई जून के आसपास निफ्टी का पी था 41 टाइम्स का, माने 41 टाइम्स ही निफ्टी की पी रेशियो, जो अर्निंग्स ग्रोथ अनाउंस होने के बाद ऑलमोस्ट 26 टाइम्स पे आ गई है. तो इसका मतलब क्या है कि आपका पी थोड़ा सा एक्सपैंड करा, बट आपकी अर्निंग्स काफी फास्ट पेस पे एक्सपैंड कर गई.
तो ये छोटी छोटी चीज़ें एंड हम एक इस पे सेशन भी करेंगे कि जहाँ पे हम लोग जितनी भी इंडिया में साइकिल्स हुई हैं इन सबका एनालिसिस करेंगे। बट आई थिंक वो सेशन 40-50 मिनट से भी ऊपर का आएगा, तो शायद से हम वेबिनार में कर सकते हैं। पर अब हम सीखते हैं कि निफ्टी के ईपीएस को आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। एंड एज एन इंडियन इन्वेस्टर ये सब आप सबका होमवर्क है, अगर आप ये चैनल देख रहे हैं, कि आपको हर साल के जो निफ्टी की ईपीएस है उसको कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे एक बार हम गूगल पे लिखते हैं NSE ओल्ड वेबसाइट, एंड जैसे आप NSE ओल्ड वेबसाइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स के पास आपके पास ऑप्शन आता है इंडिसेस का। अब इंडाइसेस के अंदर अब आप दो ऑप्शन देख सकते हैं, एक तो हिस्टोरिकल डेटा जैसे यहाँ पे आ रहा है। अब हिस्टोरिकल डेटा में आपको क्या करना है, अर्निंग्स कैलकुलेट करने के लिए निफ्टी की, कि आपको पहले क्लिक करना है हिस्टोरिकल इंडेक्स डेटा पे, एंड देन आपको क्लिक करना है हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस टू बुक एंड जो डिविडेंड है उसके डेटा पे। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो अब आपको कैसे होमवर्क ये पूरा करना है कि जो 2000 में अगर हम बिगिनिंग ईयर लेते हैं 2000 का, तो यहाँ पे जो 1 अक्टूबर 2000 है, एंड यहाँ तो अगर आप 6 मंथ्स भी कर सकते हैं, सपोज करते हैं जो ईयर का 6th मंथ था, तो माने मार्च के बाद अप्रैल मई जून, अगर हम जून की बात करते हैं तो बेसिकली 1 जून ऑफ 2000 टिल 30th जून ऑफ 2000, राइट। एक बारी मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप भी देख पाए, 30/06, राइट, 30/06/2000। एंड यहाँ पे हमें किस पे क्लिक करना है, ऑल पे। तो जैसे आप दबाएंगे गेट डेटा, आपके पास डेटा आ जाएगा। तो 1 जून 2000 को पी रेशियो निफ्टी 50 की 22.46 थी, प्राइस टू बुक 4.52 था, एंड जो डिविडेंड यील्ड है वो 1.46 के आसपास थी। वेरास अब मैं दूसरे पेज पे आता हूँ हिस्टोरिकल इंडेक्स डेटा पे। अब यहाँ पे मेरे को सिमिलरली क्या करना है कि जो 1 जून 2000 पे, 1 जून 2000, राइट, 2000 एंड 30th जून 2000, तो मेरे को जून का जो मंथ है सिर्फ उसका डेटा देखना है, सिर्फ जून का जो मंथ है मेरे को उसका डेटा देखना है। तो 1 जून 2000 पे जो निफ्टी 50 है उसका जो क्लोजिंग प्राइस था दैट वाज 1349 रुपीज। तो यहाँ पे अगर मेरे को अर्निंग्स कैलकुलेट करनी है तो मेरे को सिंपली कुछ भी नहीं करना, मेरे को सिर्फ जो 1349 है दैट इज जो निफ्टी की वैल्यू है उसको डिवाइड करना है पी रेशियो से। एक बारी एक मैं आपके साथ करके भी देख लेता हूँ, राइट। तो 1349 डिवाइड बाय 22.46 जैसे ही मैं करके देखता हूं यहाँ पे तो मेरे पास 60 का आंसर आता है। तो माने उस टाइम पे निफ्टी का जो ईपीएस है यानी जो निफ्टी की अर्निंग्स पर शेयर है वो 60 रुपीज के आसपास थी। तो सिमिलरली अब आपको यहाँ पे क्या करना है इस होमवर्क के अंदर कि जो एवरी 6 मंथ्स थे, माने जैसे जून हुआ, अब आपको देखना है 2000 दिसंबर का, एंड उसके बाद आपको 2001 जून का, फिर 2001 दिसंबर का। आपको ऐसे सारा डेटा लास्ट 20 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करना है, एंड आपको उसमें से कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने हैं कि ऑन एन एवरेज क्या पी रेशियो रही है, एंड ऑन एन एवरेज जो निफ्टी है उसकी जो अर्निंग्स पर शेयर है वो किस स्पीड पे कंटिन्यू हुई है। आई थिंक ये आप सबके लिए होमवर्क है, ये आप सबको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक इंसाइट आएगी कि क्या कभी कभी जो रिटर्न्स है लाइक वो जो पी रेशियो उसकी री रेटिंग होती है उसकी वजह से एक्चुअली में रिटर्न्स आर बैक बाय अर्निंग्स, एंड साथ साथ जो डिविडेंड यील्ड है आप उसको भी चेक कर सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो डिविडेंड यील्ड कितनी रही है। अब रिसेंटली एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपसे बात करूं टीआरआई की, दैट इज टोटल रिटर्न्स इंडेक्स। तो पहले जो म्यूचुअल फंड्स है उनका कंपैरिजन सिर्फ जो निफ्टी 50 है उससे होता था, पर अब निफ्टी 50 टीआरआई से होता है, टोटल रिटर्न्स इंडेक्स। माने जो निफ्टी का जो डिविडेंड आता है उसको भी इंक्लूड करके जो रिटर्न कैलकुलेट होता है, माने जो टोटल रिटर्न है उसके साथ अब कंपैरिजन होता है। तो इस वजह से जो टर्म है टीआरआई उसका भी वहां पे लिखा जाता है, दैट इज टोटल रिटर्न्स इंडेक्स। तो लंबे समय में अगर यहाँ पे भी मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी की पी रेशियो कितनी रही है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डेटा आपके सामने आता है कि जैसा हम देख सकते हैं कि 2000 में 26 के आसपास की थी, 26 टाइम्स के आसपास की। तो निफ्टी की पी रेशियो जब भी 23-24 के ऊपर गई है तो वहाँ पे थोड़ी सी मार्केट एक्सपेंसिव जरूर हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी बेसिकली 2021 में हम देख सकते हैं 39, 40, 40.43 माने 41 के आसपास चली की थी, बट अब 26.98 के आसपास आ गई है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो अर्निंग्स है उनमें काफी फास्ट ग्रोथ आई है। बट आई थिंक क्योंकि वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट्स काफी लो हो गए हैं
तो जो पहले का 22-23 एवरेज था, शायद से अब जो न्यू एवरेज है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स 4.5% के आसपास मिल रहे हैं लोगों को एफडी में, एंड जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उसकी भी यील्ड 4 to 4.5% के आसपास आ गई है, तो शायद से अब जो न्यू नॉर्मल है ये 23-24 टाइम्स के आसपास होगी एवरेज। एंड 26 टाइम्स पे इवन दो अबव एवरेज है, बट आई थिंक जो अर्निंग्स के अंदर ग्रोथ आने वाली है कॉर्पोरेट इंडिया की, ये इसको थोड़ा सा ब्रिज कर देगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मार्केट शायद से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट मैं ये नहीं मानता कि हॉरिबली एक्सपेंसिव है इस टाइम पे। इवन दो कुछ नेम्स में बहुत ज्यादा फ्रॉडीनेस हो रखी है, वहां पे करेक्शन जरूर आ सकती है, बट इंडेक्स लेवल पे अगर हम सिर्फ निफ्टी 50 की बात करें तो मेरे को इस टाइम पे ये नहीं लगता कि मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि 23-24 टाइम्स का ऑन एन एवरेज तो पी मल्टीपल रहेगा ही निफ्टी का। तो ये तो था हमारा एनालिसिस पैसिव इन्वेस्टिंग का वर्सेस एक्टिव इन्वेस्टिंग का। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या अच्छी लगती है। इवन दो मैं थोड़ा एक्टिव इन्वेस्टिंग की साइड पे ज़्यादा जाता हूँ, क्योंकि मेरे को स्टॉक पिकिंग में काफ़ी ज़्यादा मजा आता है। एंड साथ साथ मेरे को ऐसा भी लगता है कि शायद से अभी भी इंडिया में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं जो अभी भी इंडेक्स को बीट कर सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड साथ साथ पर जिनके पास टाइम की थोड़ी कमी रहती है, शायद से आप पैसिव इन्वेस्टिंग की तरफ आप ज़्यादा जा सकते हैं। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको क्या करनी चाहिए कि अगर आप एक्टिव स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक इंडेक्स का एक सिंगल जो बेसिकली एक यूनिट है वो लेके रखा हुआ है अपने पास, 2018 से लेके रखा हुआ है, देखने के लिए कि क्या मैं इंडेक्स के XIRR को मैच कर पा रहा हूँ या मैं उसको बीट कर पा रहा हूँ। अभी तक तो बीट कर पा रहा हूँ, लंबे समय का पता नहीं है, बट अगेन ये भी एक अच्छी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। एंड साथ साथ आप जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो भी आप ज़रूर कीजिए, एंड आप उस होमवर्क को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पेश कीजिए, या उस होमवर्क को आप हमें मेल भी कर सकते हैं at info@soic.in। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन द फीडबैक कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है या नहीं लग रही। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, होप टू सी इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ SOIC। जय हिंद।